नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धवास में। सिद्धवास की तरफ से हमने जो एनसीईआरटी की डिकोडिंग सीरीज चालू की है, उस सीरीज में हम बात कर रहे हैं 8वीं क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी बुक की। और यहाँ पे ये हमें जो 8वीं क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक है उसका फ्रंट पेज देखने को मिल रहा है। इस बुक में कुल 6 चैप्टर को इन डिटेल में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं और यहाँ पे ये जो 6 चैप्टर है इन पे एक एक वीडियो के माध्यम से इन डिटेल में इन्हें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हमने अभी तक जो 6ठी क्लास और जो 7वीं क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक है उनको इन डिटेल में पढ़ा है। उसके सारे के सारे चैप्टर्स आपको सिद्धू आईएएस का जो यूट्यूब हमारा चैनल है वहां पे अपलोड मिल जाएंगे, आप वहां से उन्हें देख सकते हो। तो चलिए आज के हमारे पहले चैप्टर से यहाँ पे शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है रिसोर्स, मतलब इसे हिंदी में संसाधन भी कहा जाता है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं रिसोर्सेज को। Utility or usability is what make an object or substance a resource. Things become resources only when they have a value. It is use or utility give it a value. Some resources have economic value, some do not. Some resources can become economically valuable with the time. Time and technology are two important factors that can change substance into resource. People themselves are most important resource. It is their ideas, knowledge, invention, discoveries that lead to creation of more resources. तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें रिसोर्स या संसाधन हम किसे कहते हैं उस चीज को सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे। देखिए कोई भी चीज जो हमारे अर्थ पे हमें देखने को मिलती है, अगर उसका कोई यूज हमारे लिए हो या उसकी सहायता से किसी और चीज को हम डेवलप कर सके, विकसित कर सके, तो उसे हम रिसोर्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोयला लेंगे, कोयले की सहायता से यहाँ पर हम जो बिजली है उसका उत्पादन करते हैं, मतलब यहाँ पे जो कोयला है वो हमारा रिसोर्स बन जाएगा। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल सॉइल का लेंगे, जो सॉइल होती है उसे हम कल्टीवेट करते हैं और उससे कई सारा अनाज उगाते हैं और उसको एज फूड हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो सॉइल है वो हमारा रिसोर्स बन जाएगा। यहाँ पे जो कोल और जो सॉइल हमें देखने को मिलती है उसकी कुछ यूटिलिटी और उसका कुछ यूज भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, उसी कारण उसे हम रिसोर्स कहते हैं, उसी कारण उसे हम संसाधन कहते हैं। यहाँ पे जो कोई भी संसाधन होते हैं, देखिए उनकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, उनकी एक पर्टिकुलर कीमत होती है। यहाँ पर जिस कीमत की मैं बात कर रहा हूँ वो पैसों वाली कीमत यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे ये जो कीमत है वो जो पर्टिकुलर संसाधन है उसका यूज हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है या उसका जो अवेलेबिलिटी है या उसकी जो कार्य क्षमता है वो कितनी है, उस पे वो डिपेंड करती है। अगर किसी चीज का हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण यूज है तो हम उसे काफी वैल्यूएबल चीज कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम अगर वाटर को ले, पानी को लो, तो देखिए जो पानी है उसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते, हम जीवन जी नहीं सकते। तो यहाँ पे जो वाटर है उसकी वैल्यू हमारे लिए काफी अधिक बन जाती है, मतलब उसका जो यूज है, उसकी जो यूटिलिटी है वो सबसे अधिक यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। उसी समय जो सॉइल है उसका भी यूज हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, मगर जो वाटर और जो कोयला है इन दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंशिएट करें तो सबसे अधिक वैल्यू यहाँ पर हमें वाटर की देखने को मिलती है। अगर उसी समय यहाँ पर हम वाटर और जो कोल है इन दोनों की इकोनॉमिक वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे हमें जो कोयला है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि जो कोयला होता है उसको खदान से निकालने के लिए काफी सारा खर्च आता है। उसी समय जो कोयला होता है वो भिन्न भिन्न इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। जो वाटर है उसे हम नदी से, नालों से या जो हमने डैम बनाए हैं वहां से इजीली उसको निकाल सकते हैं। उसी समय जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको भी हम बोरवेल की सहायता से वहां से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इकोनॉमिकली यहाँ पर हम बात करें तो जो कोयला है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हमें देखने को मिलती है। उसी समय जो ये इकोनॉमिक वैल्यू है विद द टाइम चेंज होती हुई हमें देखने को मिलती है। पिछले जमाने में, मतलब अगर हम प्राचीन एरा की बात करें तो उस समय जो वाटर था वो क्वालिटी वाटर हमें रिवर, पॉन्ड्स, जो भी सरोवर या लेक थे वहां पे देखने को मिलता था। लेकिन आज के दिनों में जो रिवर, डैम्स, यहाँ पे जो भी वाटर हमें देखने को मिलता है वो पोल्यूटेड वाटर है, मतलब उसकी क्वालिटी काफी कम हमें देखने को मिलती है, उसे डायरेक्टली हम यूज में नहीं ला सकते।
उसको प्यूरिफाई करने के लिए हमें कुछ खर्च आता है। उसी के कारण जो वाटर है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू यहाँ पे हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है एज कंपेयर टू अगर हम पास्ट की बात करें। उसी समय जो कोयला संसाधन है उसकी भी मांग हाल ही के दिनों में काफी बढ़ती हुई हमने देखी है, जिसके कारण उसकी भी वैल्यू यहाँ पे हमने बढ़ती हुई देखी है। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा जो भी संसाधन हमारे पास होंगे उनकी इकोनॉमिक वैल्यू वो कम या ज्यादा होती हुई हमें देखने को मिलती है। उसी समय जो कोई भी रिसोर्सेस होते हैं या जो कोई भी पदार्थ हमें हमारे जमीन पे देखने को मिलते हैं, विद द पीरियड ऑफ टाइम और जो टेक्नोलॉजी है, जो तंत्रज्ञान है, उसकी सहायता से उसको हम इन रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आज के जमाने में एक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है जिसकी सहायता से वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम एज ए यूज कर सके, लेकिन इन फ्यूचर में ऐसी संभावना हमें देखने को मिलती है कि उस प्रकार की टेक्नोलॉजी का विकास होगा और वो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसको एज ए यूज में हम ला सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स हमारे लिए है वो खुद से हम है। जो मनुष्य है वो देखिए सबसे बड़ा रिसोर्स हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो मनुष्य है उसके पास भिन्न भिन्न प्रकार की आइडियाज होती है, उसके पास नॉलेज है, इन्वेंशन है और उसने कई सारे शोध भी लगाए हैं जिनकी सहायता से आज के रिसोर्सेज को हम यूज कर सकते हैं। उसी समय जो रिसोर्सेज आज के दिनों में हमारे पास अवेलेबल है उसका कार्य क्षमता पूर्वक किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए, इसके लिए भी यहाँ पे जो मनुष्य है उनकी काफी अधिक मात्रा में हमें सहायता देखने को मिलती है। लेकिन उसकी एक कंडीशन यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, वो जो लोग हैं दे शुड बी एजुकेटेड, उनके पास पहले से ही स्किल या नॉलेज होना चाहिए, तभी हम जो रिसोर्सेस है उसका काफी कार्य क्षमता से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो भिन्न भिन्न प्रकार के रिसोर्सेस हमें देखने को मिलते हैं, देखिए उनके कुछ टाइप्स है, उनके कुछ प्रकार हमें देखने को मिलते हैं, उनकी यहाँ पर हम बात करेंगे। रिसोर्सेस आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। तो यहाँ पे जो रिसोर्सेस है उनको क्लासिफाई तीन वर्गों में किया गया है, जिनमें सबसे पहला है नेचुरल जो कि नैसर्गिक तौर पे हमें देखने को मिलता है, दूसरा है ह्यूमन मेड मतलब मानव द्वारा निर्मित, और तीसरा खुद से जो मनुष्य एक रिसोर्स है इसकी हमने बात की है। तो यहाँ पे इन डिटेल में जो ये रिसोर्सेज है इनको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज की। नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम द नेचर एंड used without the much modification are called natural resources. The air we breathe, the water in our rivers and lake, the soil minerals are all natural resources. Many of these resources are free gifts of nature and can be used directly. In some cases, tools and technology may be needed to use natural resources in the best possible way. Natural resources are classified into different groups depending upon their level of development, use, origin, stock and distribution. तो देखिए जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं पहले उसे हमें समझने की जरूरत है। तो उन सभी रिसोर्सेज को हम नेचुरल रिसोर्सेज कहेंगे जिनको हम डायरेक्टली यूज में ला सकते हैं, मतलब उनमें किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन करने की हमें जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो हवा हमारे एटमॉस्फेयर में हमें देखने को मिलती है उस हवा को एज डायरेक्टली हम यूज में ला सकते हैं, एज डायरेक्टली उससे हम ब्रीथ कर सकते हैं। दूसरा है वाटर, जो पानी हमारे नदी नालों में जो हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर हम जो क्वालिटी वाटर है, जो शुद्ध पानी है उसकी बात करें तो वो जो वाटर है वो हमें डायरेक्टली नेचर से मिलता है, उसको डायरेक्टली हम यूज में ला सकते हैं। जो जमीन पे जो हम खेती करते हैं, जहां से कई सारे क्रॉप्स को हम उगाते हैं और वहां से अपना अन्न बनाते हैं, तो वो भी हमारे लिए एक नेचुरल रिसोर्स बन जाएगा। तो वो सभी रिसोर्सेस हमारे लिए नेचुरल है जिनको हम डायरेक्टली यूज में ला सकते हैं, जिनमें हमें किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं होती। उसी समय नेचर के द्वारा ये जो रिसोर्सेस हमें दिए गए हैं, ये जो संसाधन हमें दिए गए हैं, दे आर फ्री गिफ्ट, मतलब इसके लिए कोई भी चार्जेस हमें देने नहीं पड़ सकते और उसको इनडायरेक्टली हम यूज में ला सकते हैं। उसी समय कुछ संसाधन ऐसे भी होते हैं जिनको निकालने के लिए या जिनको इस्तेमाल करने के लिए हमें कुछ टूल, साहित्य और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जो कोल है उसका एग्जाम्पल फिर से यहाँ पर हम लेंगे। तो देखिए जो जमीन है, जमीन से जो अगर हमें कोल निकालना है
तो कोल को निकालने के लिए हमें कई सारे साधनों का या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसी समय जो वाटर हम जमीन से निकालते हैं उसके लिए भी हमें जो पंप्स होते हैं उनकी जरूरत होती है और उनकी सहायता से जो जमीन से हम वाटर निकाल सकते हैं और उसको यूज में ला सकते हैं। तो यहाँ पे जो कोई भी संसाधन हमें देखने को मिलते हैं उनमें से कुछ संसाधन ऐसे हैं उनके यूज के लिए हमें टूल्स और टेक्नोलॉजी की सहायता लेनी ही पड़ती है। उसी समय ये जो नेचुरल रिसोर्सेस हमें देखने को मिलते हैं उनको अगर हम क्लासिफाई करें तो उसका बेस यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा लेवल ऑफ डेवलपमेंट, मतलब वो जो पर्टिकुलर नेचुरल रिसोर्स है उसका विकास कितनी मात्रा में हुआ है। दूसरा, उसका यूज या इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है, उसका ओरिजिन पॉइंट हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, उसका स्टॉक मतलब उसकी जो संख्या है या उसकी जो क्वांटिटी हमें हमारे जमीन पे देखने को मिलती है वो कितनी है, उसी समय उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें कितना देखने को मिलता है। चलते हैं आगे। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। यहाँ पे इन डिटेल में हम एक्चुअल रिसोर्सेज और जो पोटेंशियल रिसोर्सेज है उनको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारा बेस है जो संसाधन है उसका विकास और उसका जो यूज है वो हम किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे एक्चुअल रिसोर्सेज की। एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन, these resources are being used in the present. The rich deposits of the coal in Rugur region of the Germany and petroleum in the West Asia, the dark soil of the Deccan Plateau in Maharashtra are all actual resources. तो देखिए जो एक्चुअल रिसोर्सेस होती है उसकी सबसे महत्वपूर्ण दो कंडीशन यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, जिनमें सबसे पहली है जो भी रिसोर्स हम देखते हैं उसकी क्वांटिटी मतलब उनकी उसकी जो संख्या है उसकी जो मात्रा है वो अगर हमें मालूम है। फॉर एग्जांपल जो हमारी जमीन है वहां पे हमें कोल मिलता है 10,000 टन कोल मिलता है, तो यहाँ पे जो कोल की एक्चुअल क्वांटिटी है उसके बारे में यहाँ पर हमें पता है। उसी समय उसकी दूसरी कंडीशन है एट प्रेजेंट में उसका अगर हमें यूज देखने को मिलता है, मतलब आज के दिनों में उसको हम अगर इस्तेमाल करते हुए उस पर्टिकुलर रिसोर्सेज को उसे हम एक्चुअल रिसोर्सेज कहेंगे। यहाँ पे जो रुगुर रीजन ऑफ जर्मनी देश में हमें देखने को मिलता है वहां के जो भी कोल डिपॉजिट है दे आर एग्जांपल ऑफ दी एक्चुअल रिसोर्सेज। उसी समय जो वेस्ट एशिया में हमें पेट्रोलियम के डिपॉजिट देखने को मिलते हैं और जो हमारे महाराष्ट्र में डेक्कन प्लेटू का जो एरिया है उस एरिया में डार्क सॉइल देखने को मिलती है। दीज ऑल आर दी एक्चुअल रिसोर्सेज। यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल दिए गए हैं तो देखिए इसकी क्वांटिटी हमें मालूम है, उसी समय ये जो रिसोर्सेस है उसको आज के दिन में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर बात करेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेस की। Potential resources are those whose entire quantity may not be known and these are not being used at present. These resources could be used in a future. The level of technology we have at present may not be advanced enough to easily utilize these resources. तो देखिए जो पोटेंशियल रिसोर्सेज है वो टोटली अपोजिट हमें एक्चुअल रिसोर्सेज के देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो पोटेंशियल रिसोर्सेज है उसकी जो क्वांटिटी है उसकी जो संख्या है या उसका जो स्टॉक है हमें उसके बारे में कुछ भी मालूमात नहीं है। उसी समय आज के दिनों में मतलब वर्तमान काल में वो जो रिसोर्स है वो जो संसाधन है उसको हम यूज भी नहीं कर सकते। इसके पीछे का रीजन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, एक तो उसकी क्वांटिटी हमें मालूम नहीं है, दूसरा उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसको जमीन से निकालने के लिए या जो कोई भी एरिया हो वहां से निकालने के लिए हमें आज के दिनों में उस प्रकार की टेक्नोलॉजी या तंत्रज्ञान हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल रिसोर्सेज है वो टोटली अपोजिट एक्चुअल रिसोर्सेज के हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है जो हमारे इंडिया में जो लद्दाख का एरिया है उस एरिया में हमें यूरेनियम देखने को मिलता है, लेकिन हमें ये पता नहीं है वहां पे जो भी यूरेनियम हमें देखने को मिलता है उसकी क्वांटिटी कितनी है। उसी समय इस एरिया में जो भी यूरेनियम है उसको निकालने के लिए या उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आज के दिनों में उस प्रकार की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। अब यहाँ पर ऑन दी ओरिजिन बेसिस पे जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है उनका जो विभाजन हमें देखने को मिलता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन द रिसोर्सेस कैन बी अबायोटिक और बायोटिक। Abiotic resources are non-living while biotic resources are living. Soil, rock and minerals
आर अबायोटिक बट प्लांट्स एनिमल आर बायोटिक रिसोर्सेस। तो देखिए यहाँ पे ओरिजिन बेसिस पे हमें खासकर दो प्रकार के रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं, जिनमें सबसे पहला है अबायोटिक और दूसरा है बायोटिक। यहाँ पे बायोटिक का मतलब होता है यहाँ पे जीवन है, और अबायोटिक का यहाँ से मतलब यहाँ पे कोई भी जीवन हमें नहीं देखने को मिलता। यहाँ पे अबायोटिक में जो भी संसाधन हमें देखने को मिलेंगे उसमें किसी भी प्रकार का जीव हमें देखने को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सॉइल का दिया गया है, रॉक्स और जो मिनरल्स होते हैं, देखिए इनके लिए ना तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ना पानी की जरूरत होती है, ना इनकी कोई हमें ग्रोथ या वृद्धि देखने को मिलती है। तो इस प्रकार के जो भी संसाधन होते हैं उन्हें कहा जाता है अबायोटिक संसाधन। और दूसरी तरफ जो बायोटिक संसाधन होते हैं तो उनके लिए देखिए पानी की जरूरत होती है, उनके लिए जमीन की जरूरत होती है, उसी समय उनके लिए हवा जो ऑक्सीजन है उसकी भी हमें जरूरत देखने को मिलती है। यहाँ पे जो बायोटिक संसाधन है उसके एग्जाम्पल हमने प्लांट्स और जो एनिमल है, जो वन्य जीव है या जो प्राणी है, उनको यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ पे अब ओरिजिन बेसिस पे दूसरा एक रिसोर्सेज का प्रकार हमें देखने को मिलता है, वो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसकी यहाँ पर हम बात करेंगे। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और replenished weekly. Some of these are unlimited and are not affected by the human activities such as solar and wind energy. Yet, careless use of the certain renewable resources like water, soil and forest can be affect their stocks. तो देखिए जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस होते हैं, यहाँ पे जो रिन्यूएबल वर्ड है वो हमें दो वर्ड से बना हुआ देखने को मिलता है। यहाँ पे जो पहला वर्ड है री, और न्यूएबल का मतलब होता है फिर से, मतलब फिर से जो रिसोर्सेज पुनर्जीवित होते हुए हमें देखने को मिलते हैं उन्हें कहा जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और उसी समय जो रिन्यू का पीरियड है वो हमें शॉर्ट देखने को मिलता है, मतलब 2-3 साल में यहाँ पे वो रिसोर्सेस हमें रिन्यू होते हुए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है उनमें कुछ रिसोर्सेस ऐसे हैं जो कि हमें अनलिमिटेड देखने को मिलते हैं, मतलब वो जो रिसोर्सेस है उनको हम कितनी भी मात्रा में, कितनी भी अधिक मात्रा में उसको हम यूज में ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो सोलार और जो विंड एनर्जी है उसको कितनी भी मात्रा में हम यूज कर सकते हैं, मतलब इसका जो भी स्टॉक है वो कभी भी भविष्य में खत्म नहीं होगा। और कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे भी है, अगर उनका इस्तेमाल हम केयरलेसली करें तो देखिए वो जो रिसोर्सेज है उनकी जो स्टॉक है वो डेंजर में आ सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल पे हमें वाटर देखने को मिलता है, सॉइल देखने को मिलता है, और जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, वो एरिया देखने को मिलता है। आज के दिनों में जो वाटर है उसकी क्वालिटी काफी गिरती हुई हमने देखी है, काफी अधिक मात्रा में वाटर और जो जमीन है वो हमें पॉल्यूट होती हुई देखने को मिलती है। उसी समय जो जंगल है उसकी कटाई काफी अधिक मात्रा में होने के कारण उसके भी जो स्टॉक है वो हमें कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए हमें जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है उनको यूज तो करना है, लेकिन वो विदाउट केयर नहीं करना है। विद द केयरफुली हमें रिन्यूएबल जो रिसोर्सेस है उनका इस्तेमाल करना है। उसी समय हमें ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है जिससे जो भी रिसोर्सेस हमारे पास है उसको हम काफी अच्छी तरह से या उसका मैक्सिमम वे में हम यूज कर सके। यहाँ पर साइड में हमें ग्लोसरी में एक कंसेप्ट दिया गया है, उसको जरा समझते हैं। यहाँ पर समझेंगे टेक्नोलॉजी को, आखिरकार टेक्नोलॉजी हम किसे कहते हैं। इट इज एप्लीकेशन ऑफ द लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। तो देखिए जो हमारे पास आज के दिनों में सबसे आधुनिक जो नॉलेज है उसके इस्तेमाल से, या उसकी जो स्किल है, उसका जो कौशल्य है, उससे अगर हम कोई नई चीज बनाए जो कि हमारे लिए जो पहली चीज थी उससे काफी अधिक अच्छी हो, तो उसे हम कहते हैं टेक्नोलॉजी। मतलब जो पुरानी मशीन थी अगर उसी में हम विकास करें या उसी में कोई हम मॉडिफिकेशन करें और उसका इस्तेमाल करने से हमें ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट अच्छे मिले, तो उसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी है इसका जो एप्लीकेशन है, इसका जो यूज है, उसके लिए हमारे पास नॉलेज और जो स्किल है ये दो चीजें होनी जरूरी है। चलते हैं आगे। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे अबिक्विटिक रिसोर्सेस की। रिसोर्सेस दैट आर फाउंड
everywhere like the air we breathe are ubiquitous resources। जो कोई भी संसाधन हमें हर जगह विश्व में देखने को मिलते हैं उन्हें कहा जाता है यूबिक्विटस रिसोर्सेज। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, जो हवा होती है, हवा हमें विश्व में हर जगह देखने को मिलती है। उसी समय जो जमीन है विश्व में हमें हर तरफ देखने को मिलती है। तो इस प्रकार के जो भी संसाधन होते हैं उन्हें कहा जाता है यूबिक्विटस रिसोर्सेज। दूसरी तरफ लोकलाइज्ड रिसोर्सेज भी हमें देखने को मिलते हैं, उनको भी समझ लेते हैं। रिसोर्सेज विच आर फाउंड ओनली सर्टेन प्लेसेस आर लोकलाइज्ड लाइक कॉपर एंड आयरन ओर। तो देखिए लोकलाइज्ड वो रिसोर्सेस होते हैं जो कि हमें एक पर्टिकुलर जगह पे एक ही स्थान पे देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया के यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए जो छोटा नागपुर का एरिया है, यहाँ पे इस एरिया में हमें जो छोटा नागपुर का प्लेट्यू है वो एरिया देखने को मिलता है। इस एरिया में हमें सबसे अधिक मात्रा में भिन्न भिन्न प्रकार के खनिज देखने को मिलते हैं। मतलब यहाँ पे हमारे इंडिया में सबसे अधिक मात्रा में जो खनिज मिलते हैं वो इसी एरिया में लोकेटेड है। उसी समय जो डेक्कन प्लेटू का एरिया है, यहाँ पे इस एरिया में हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। दूसरे एरिया में इस प्रकार की सॉइल हमें देखने को नहीं मिलती। तो इस प्रकार के जो भी संसाधन होते हैं उन्हें कहा जाता है लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। तो यहाँ पे दूसरी तरफ यहाँ पर अब हम बात करेंगे डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो देखिए जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होते हैं और उसके लिए कौन से फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं उसको जरा देख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे हमें देखने को मिलता है टेरेन, दूसरा है क्लाइमेट और तीसरा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है अल्टीट्यूड। यहाँ पे टेरेन से मतलब है जो हमारा टोपोग्राफी होता है, जो सरफेस के एरिया में भिन्न भिन्न प्रकार के भूरूप हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमें प्लेटू का एरिया देखने को मिलता है, मैदानी एरिया देखने को मिलता है और पहाड़ी एरिया भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो मैदानी एरिया होता है वहां पे जो भी जमीन हमें देखने को मिलती है वो फ्लैट होती है। उसी समय जो प्लेटू का एरिया होता है, प्लेटू के एरिया में जो जमीन होती है वो हमें डार्क सॉइल या सुपीक या फर्टाइल भी देखने को मिल सकती है। और उसी समय जो राजस्थान जैसा एरिया है वहां पे हमें काफी अधिक मात्रा में रेतीला एरिया देखने को मिलता है और उस एरिया में अगर जो कोई भी जमीन है वो फर्टाइल भी हो सकती है और अनफर्टाइल भी हो सकती है। तो इस प्रकार से जो टेरेन है वो भी जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है उनके डिस्ट्रीब्यूशन में काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। दूसरा है क्लाइमेट। देखिए जिस किसी एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइप का हमें क्लाइमेट या वातावरण देखने को मिलता है, उस हिसाब से उस एरिया के जो भी संसाधन होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एक एरिया में बरसात काफी अधिक मात्रा में हमें देखने को मिले तो उस एरिया में जो वाटर संसाधन है या वाटर रिसोर्स है वो सबसे अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलेंगे। उसी समय जो राजस्थान का जो एरिया होता है या जो डेजर्ट का एरिया होता है उस एरिया में हमें बरसात काफी कम मात्रा में देखने को मिलती है। जो बरसात यहाँ पे उस एरिया में कम होने का रीजन हमें यहाँ पे क्लाइमेट देखने को मिलता है और उसी कारण उस एरिया में जो पानी होती है उसकी हमें किल्लत देखने को मिलती है। यहाँ पर तीसरा है अल्टीट्यूड। तो देखिए जो हमारे जमीन पर भिन्न भिन्न प्रकार के संसाधन हमें देखने को मिलते हैं, विद द अल्टीट्यूड उनमें हमें कई सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो फॉरेस्ट होते हैं, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी भिन्न भिन्न प्रकार के जंगल हमें विद द अल्टीट्यूड देखने को मिलेंगे। खासकर जो हिमालय है, हिमालय में यहाँ पे हिमालय में बॉटम के एरिया में हमें सदाहरित वन देखने को मिलते हैं। जो ट्रॉपिकल एरिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उस प्रकार के जंगल हमें बॉटम के एरिया में देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे ही ऊपर की तरफ हम जाए इस एरिया में हमें तेगा टाइप वेजिटेशन देखने को मिलता है और इस प्रकार का वेजिटेशन हमें खासकर जिस किसी भी एरिया में मॉडरेट टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है उस एरिया में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर दूसरी तरफ बात करेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। तो यहाँ पे हमने रिन्यूएबल रिसोर्सेज को समझा, अब यहाँ पर हम नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज होते हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक। Once the stock are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished. Since this period is much more than the human lifespan, such resources are considered non-renewable.
coal, petroleum and natural gases are some example on the basis of their distribution resources can be। तो देखिए जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उनका जो स्टॉक होता है वो हमें लिमिटेड देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जो कोल है उसके जो स्टॉक है वो हमें लिमिटेड देखने को मिलते हैं। उसी समय जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसका जो भी स्टॉक है वो भी हमें लिमिटेड देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार से मैग्नीशियम, मीथेन, आयरन और ये जो सारे संसाधन हैं इसके सारे के सारे स्टॉक हमें लिमिटेड देखने को मिलते हैं। इसके पीछे का रीजन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जो कोल होते हैं या जो कोई भी यूरेनियम हो, मैग्नीशियम हो, इनके जो भी स्टॉक होते हैं उनके फॉर्मेशन के लिए एक बड़े समय की हमें जरूरत होती है। ये जो पीरियड होता है इट कैन बी थाउजेंड्स ऑफ ईयर। तो यहाँ पे जो मनुष्य है उसका जो लाइफ का स्पैन है वो हमें लगभग आज के दिनों में 72 या कुछ देशों में वो 80 के आसपास ही देखने को मिलता है। मतलब 72 टू 80 इन ईयर में यहाँ पे जो भी कोल है वो हमें रिन्यू होता हुआ देखने को नहीं मिलता। उसी कारण इस प्रकार के जो भी रिसोर्सेस हम आज के दिनों में देखते हैं, जो भी लाइफ स्पैन ऑफ द ह्यूमन है उस दरमियान अगर वो रिन्यू ना हो तो उन्हें हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बात ही कर चुके हैं कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, दीज आर सम एग्जांपल ऑफ दी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। यहाँ नीचे ग्लोसरी में एक कीवर्ड हमें देखने को मिल रहा है, उसको समझ लेते हैं। हम समझेंगे स्टॉक ऑफ रिसोर्सेस। आखिरकार हम किसे स्टॉक ऑफ रिसोर्सेस कहते हैं? इट इज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस अवेलेबल फॉर यूज। देखिए जो कोई भी संसाधन हमारे जमीन पे या हमारे पृथ्वी पे हमें देखने को मिलते हैं और उसको अगर हम यूज में ला सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तभी हम वो जो रिसोर्सेस होते हैं, वो जो संसाधन होते हैं, उन्हें हम कहेंगे स्टॉक ऑफ रिसोर्सेस। अगर हमारे जमीन पे इस प्रकार का कोई भी रिसोर्स अवेलेबल हो लेकिन अगर उसको यूज करने की कोई भी टेक्निक हमारे पास ना हो तो उसे हम स्टॉक ऑफ रिसोर्स नहीं कहेंगे। और उसी समय जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है उसका क्लासिफिकेशन हमें डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे भी देखने को मिलता है। चलते हैं आगे। आगे यहाँ पर हम जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेस है उनकी बात करेंगे। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेस ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। Iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. People use natural resources to make buildings, bridges, roads, machineries and vehicles, which are known as human-made resources. Technology is also a human-made resource. तो देखिए जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं उनको अगर हम मॉडिफाई करें, उनमें हम बदलाव करें और एक दूसरे प्रकार की ही वस्तु बनाए तो उसे कहा जाता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। यहाँ पर हमें जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है उसके कुछ एग्जांपल देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि बिल्डिंग है, ब्रिजेस है, रोड्स, मशीनरी, जो व्हीकल्स होती है, दीज आर सम एग्जांपल ऑफ द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो यहाँ पे जो रोड, बिल्डिंग्स या जो मशीनरी हमने बनाई है उसमें कई सारे बदलाव हमने किए हैं। मतलब यहाँ पे जो जमीन है, जमीन से हमने आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट किया, लेकिन उसके इस्तेमाल से हमने यहाँ पे बिल्डिंग के लिए सलेब बनाए। उसी समय ब्रिज, रोड के लिए जो भी लोहा चाहिए वो भी हमने वहां से निकाला। तो इस प्रकार का बदलाव हमने जो नेचुरल आयरन ओर है उस संसाधन में किया और उसी की सहायता से यहाँ पर हमने जमीन पे भिन्न भिन्न प्रकार के कई सारे स्ट्रक्चर खड़े किए। तो ये जो स्ट्रक्चर है इन्हीं को हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्स। यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है, जो तंत्रज्ञान है, इट इज एन आल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्स, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है उसका विकास हमें मनुष्य पे ही देखने को मिलता है। अगर किसी एरिया के मनुष्य या जो मानव है वो काफी अच्छी तरह से एजुकेटेड हो, उसके पास भिन्न भिन्न प्रकार की स्किल हो या वो ट्रेन हो, तो वहां पे उस एरिया में हमें जो टेक्नोलॉजी का लेवल है वो काफी ऊपर उठा हुआ देखने को मिलता है। ह्यूमन रिसोर्सेस रेफर टू द नंबर ऑफ quantity and ability, mental and physical, of the people, though there are differing views regarding the treatment of human as a resource. One cannot deny the fact that it is the ability of the human that help in transferring the physical material into the valuable resources.
तो देखिए जो ह्यूमन रिसोर्सेस होते हैं आखिरकार किस बेसिस पे उसको हम क्लासिफाई करें, इसके बारे में कई सारे लोगों में जो मतों की भिन्नता हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर क्वांटिटी से मतलब है संख्या से, मतलब किसी एक एरिया में अगर 100 लोग हो और दूसरे एक एरिया में अगर हमें 10 लोग देखने को मिले, तो जो 100 लोग हैं उनकी जो ह्यूमन रिसोर्स की जो क्षमता है वो हमें 100 देखने को मिलेगी, लेकिन जो दूसरा एरिया है वहां पे जो ह्यूमन रिसोर्सेस है उसकी संख्या हमें 10 ही देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पे हमें इस एरिया में ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स देखने को मिल रहा है और इस एरिया में हमें कम ह्यूमन रिसोर्स देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा व्यू है उसमें हमें एबिलिटी देखने को मिलती है। मान लीजिए यहाँ पे जो 100 लोग हैं इनके पास ना तो कोई एजुकेशनल स्किल है और ना ही इनके पास दूसरी कोई ट्रेनिंग भी हमें देखने को मिलती है, जिसके कारण यहाँ पे जो भी लोग हैं, जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है उसकी सहायता से इतनी अच्छी तरह की वस्तु नहीं बना पाते जितनी अच्छी तरह की वस्तु यहाँ के 10 लोग बनाते हैं। क्योंकि ये जो 10 लोग हैं दे आर फुल्ली एजुकेटेड, दे हैव गुड ट्रेनिंग्स एंड स्किल। तो यहाँ पे जो भी लोग होते हैं इनकी तुलना में यहाँ पे इस एरिया में जो लोग होते हैं वो काफी अधिक मात्रा में जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं उनकी सहायता से एक अच्छा सा ह्यूमन मेड या मानव निर्मित रिसोर्स बनाते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार के मत भिन्नता हमें देखने को मिलती है। तो इसी प्रकार को यहाँ पे इन डिटेल में डिस्कस किया है। चलते हैं आगे। तो यहाँ पर जो तीसरे नंबर का रिसोर्स का टाइप है उसको समझ लेते हैं। बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेस की। आखिरकार हम ह्यूमन रिसोर्स किसे कहते हैं? People can make the best use of the nature to create more resources when they have the knowledge, skill and technology to do so. That is why human beings are special resources. People are human resources. Education and health help in making people a valuable resources. तो देखिए जिस किसी भी एरिया में अगर हमें जो लोग हैं वो अच्छी तरह से पढ़े लिखे दिखे या उनका जो हेल्थ है, उनका जो आरोग्य है वो अगर ठीक हो, तो उस एरिया के जो भी लोग होते हैं उनके पास जो भी नॉलेज है, जो भी स्किल या टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलती है, उसकी सहायता से जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेस है उसकी मदद से वो भिन्न भिन्न प्रकार के ह्यूमन मेड रिसोर्स बना सकते हैं। जैसे कि हम बात ही कर चुके हैं बिल्डिंग, ब्रिजेस, मशीन, इस प्रकार के रिसोर्सेस बनाने के लिए हमें ह्यूमन रिसोर्सेस की सबसे अधिक मात्रा में जरूरत होती है। उसी कारण उन्हें एक स्पेशल दर्जे का रिसोर्स माना गया है। यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्सेस होते हैं उनका विस्तार और विकास के लिए एजुकेशन और जो हेल्थ है वो काफी सहायक हमें देखने को मिलता है। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ द नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव knowledge, skill and technology to do so. That is why human beings are special resources. People are human resources. Education and health help in making people valuable resources. Improving the quality of the people's skill so that they are able to create more resources is known as human resource development. देखिए यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं उसकी जो योग्यता है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे हमें एजुकेशन और दूसरा है हेल्थ। यहाँ पे अगर जो कोई भी लोग हमें देखने को मिलते हैं उनके पास अच्छा प्रकार का एजुकेशन हो और उनकी जो हेल्थ हो वो काफी अच्छी हो, तो वहां पे जो भी ह्यूमन रिसोर्स हमें देखने को मिलता है वो काफी उच्च दर्जे का हमें देखने को मिलेगा। उसी समय जो एजुकेशन है उसके कारण यहाँ पे जो भी लोग हैं उनके पास नॉलेज होगा, स्किल होगी और इसी की सहायता से वो टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाएंगे और ये जो टेक्नोलॉजी है उसी की सहायता से जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है उसको काफी अच्छी तरह से ये लोग यूज कर पाएंगे और उसी की सहायता से जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेस होते हैं उनको वो बना सकेंगे। तो इस प्रकार से एक ह्यूमन रिसोर्स काफी महत्वपूर्ण है जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है उनके इस्तेमाल के लिए। यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्सेस होते हैं उनको हम एजुकेट करें, उनको भिन्न भिन्न प्रकार की ट्रेनिंग दें और जो उनका जो स्किल का लेवल है अगर उसको हम बढ़ाए तो उसे कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मतलब
मानव संसाधन विकास, जिसकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अगर किसी देश के लोग अच्छी तरह से पढ़े हो, वहां पे जो ग्रेजुएशन का लेवल काफी ज्यादा हो और वहां पे एक अच्छा सा आपको एजुकेशन मिलता हो, तो डेफिनेटली उस देश का जो भी ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होगा वो हमें काफी अधिक देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज की। अब तक तो हमने बात की जो भिन्न भिन्न प्रकार के रिसोर्सेज की और उनके जो प्रकार थे उनकी यहाँ पर बात की। अब जरा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स इसकी हमें क्यों जरूरत है उस चीज को समझ लेते हैं। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट renewed is called resource conservation. Balancing the need to the use resource and also conserve them for the future is called sustainable development. There are many ways of conserving resources. Each person can contribute by reducing consumption, recycling and reusing things. तो देखिए यहाँ पे जो रिसोर्स का कंजर्वेशन है वो आज के दिनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हमारे लिए बनता हुआ देखने को मिलता है। यहाँ पे सबसे पहले रिसोर्स कंजर्वेशन किसे कहा जाता है इस चीज को हम समझेंगे। तो देखिए जो कोई भी रिसोर्सेज आज के दिनों में हमारे पास उपलब्ध है या अवेलेबल है, उसका यूज अगर हम केयरफुली करें, मतलब काफी अच्छी तरह से करें, तो उस प्रकार का जो यूज होता है उसे कहा जाता है रिसोर्स कंजर्वेशन। मतलब अगर किसी रिसोर्स को, किसी संसाधन को अगर हम अच्छी तरह से यूज करें तो उसको हम काफी मैक्सिमाइज वे में यूटिलाइज कर पाएंगे। उसी कारण वो जो पर्टिकुलर रिसोर्स है उसको रिन्यू करने के लिए एक पर्टिकुलर समय की जरूरत होती है और वो समय यहाँ पर हम दे पाएंगे। तो इस प्रकार से हम जो रिसोर्सेस होते हैं उनका कंजर्वेशन या संवर्धन कर पाएंगे। यहाँ पे दूसरा एक कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम किसे कहेंगे? देखिए आज के जमाने में जो भी संसाधन का हम यूज करते हैं वो जो संसाधन है उसको काफी अच्छी तरह से अगर हम यूज करें और उसी समय जो आने वाली हमारी फ्यूचर जनरेशन है उस जनरेशन के लिए भी ये जो संसाधन है उनको अगर हम बचाए रखें, इस प्रकार का जो भी प्लान हमें देखने को मिलता है उसे कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आज की जो पीढ़ी है वो तो रिसोर्सेस को इस्तेमाल करती है, उसी समय जो आने वाली फ्यूचर की जनरेशन है उसके इस्तेमाल के लिए भी जो रिसोर्सेस है वो अवेलेबल हो, इस प्रकार का एक सिस्टम, एक प्रोसेस बनाया जाता है, उसे ही कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे जो रिसोर्स का कंजर्वेशन हमें देखने को मिलता है उसके हमें प्रमुख 3 मार्ग देखने को मिलते हैं, जिनमें सबसे पहला है रिड्यूसिंग कंजम्पशन। मतलब जो भी रिसोर्स होते हैं जिनको हम कंज्यूम करते हैं, उपभोग में लाते हैं, जितनी हमें जरूरत है उतना ही उसका अगर हम इस्तेमाल करें तो यहाँ पे हम रिसोर्स को कंजर्व कर पाएंगे। दूसरा है रिसाइकल। मतलब जो कोई रिसोर्स हमने यूज किया है अब वो इस्तेमाल के लायक नहीं है तो उसको हमें रिसाइकल करना है। फॉर एग्जाम्पल किसी एक एरिया में अगर इंडस्ट्री में जो वाटर है उसको हमने यूज किया, लेकिन जो इंडस्ट्री है उसमें जो वाटर यूज किया है अब वो पोल्यूट हो चुका है। अब पोल्यूट होने के कारण उसको हम खेती में यूज नहीं कर सकते, लेकिन आज के दिनों में जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है उसकी सहायता इस पानी को अगर हम प्यूरिफाई कर सके और इसको फिर से हम उसी क्वालिटी में लाकर रख दे, उसे कहा जाता है रिसाइकल। और तीसरा है रीयूजिंग। यहाँ पे रीयूज में देखिए जो कोई भी रिसोर्स हमने यूज किया है उसका एक यूज होने के बाद अगर उसी रिसोर्स को हम दूसरे चीज में यूज कर सके तो इस प्रकार का जो साइकिल बनता है उसे कहा जाता है रीयूजिंग। तो ये जो 3 टेक्निक हमने देखी रिसोर्स कंजर्वेशन की, उसकी अगर हम सहायता ले तो जो रिसोर्सेस है उसको काफी अधिक मात्रा में हम कंजर्व कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके कुछ प्रिंसिपल दिए गए हैं, उसके कुछ तत्व दिए गए हैं, उसको जरा देख लेते हैं। रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। तो देखिए जो हमारा अर्थ है, हमारे अर्थ पे हमें केवल मनुष्य एकमात्र जीव देखने को नहीं मिलता, यहाँ पे वैरायटी ऑफ या भिन्न भिन्न प्रकार के जीव देखने को मिलते हैं, जिनमें हमें कई प्रकार के प्राणी देखने को मिलते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के कीटक देखने को मिलते हैं, पशु पक्षी देखने को मिलते हैं। तो ये जो लाइफ है, ये जो दूसरे प्रकार की लाइफ है, उसको भी हमने रिस्पेक्ट देनी चाहिए और उसकी भी हमें केयर करनी चाहिए। ये हमारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। अगर जो मनुष्य है, जो गरीब लोग है,
उनकी लाइफ को अगर हम इम्प्रूव कर सके तो जो नेचर का डिस्ट्रक्शन है उसको काफी अधिक मात्रा में हम कंट्रोल कर पाएंगे। कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, जो हमारा अर्थ है उसकी जो डाइवर्सिटी है अगर उसको हम कंजर्व कर सके, उसको हम फिर से री इस्टेब्लिश कर सके, तो जो हमारा इंटरडिपेंडिंग लाइफ साइकिल है वो काफी अच्छी तरह से आगे बढ़ पाएगा। मिनिमाइज डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज का हम यूज करते हैं उनको अगर हम अच्छी तरह से यूज में ला सके, अच्छी अच्छी प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और जो कार्यक्षम वे में हम जिसे कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल, अगर उसको हम फॉलो करें तो देखिए जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसका जो भी डिप्लेशन है वो हम काफी कम कर सकते हैं। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस, देखिए जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके प्रति जो हमारा एटीट्यूड है या जो भी प्रैक्टिस हम फॉलो करते हैं अगर उसमें कुछ बदलाव हम ला सके तो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको हम बचा सकते हैं। इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओवन इन्वायरमेंट, जो भिन्न भिन्न प्रकार के समाज हमारे एरिया में या विश्व तौर पे हमें देखने को मिलते हैं, अगर वो जो कम्युनिटी है उनको हम इनेबल कर सके तो यहाँ पे हम जो इन्वायरमेंट है उसको बचा सकते हैं। ये जो कम्युनिटी है वो खुद से अगर जो हमारे इन्वायरमेंट की केयर करने लगे तो ऑब्वियसली जो हमारा इन्वायरमेंट है वो पूरी तरह से री इस्टेब्लिश होता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पे दूसरी तरफ ग्लोसरी में और एक कीवर्ड हमें देखने को मिलता है, उसको भी जरा समझ लेते हैं। आखिरकार जो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है जिसकी अभी तक हम बात कर रहे हैं उसी को यहाँ से फिर से रीडिफाइन किया गया है, जिसको हम पहले ही समझ चुके हैं, उसको फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट आल्सो टेक केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, जो कि आज के दिनों में जो रिसोर्सेज है उनको हम इस्तेमाल में लाते हैं उसको तो हमें यूज ही करना है, उसी समय ये जो रिसोर्सेज है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कैसे बने रहे इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार का जो भी थिंकिंग होता है उसे कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इस प्रकार का जो भी विकास हमारे यहाँ आज के दिनों में देखने को मिलता है और ज्यादातर सरकारें इस प्रकार के विकास पर ही फोकस करती हुई हमें देखने को मिलती है, जिसे कि हमने नाम दिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो 8वीं क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक है उसके फर्स्ट चैप्टर को इन डिटेल में पढ़ा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जो कोई भी आपके सुझाव हो, क्वेश्चन हो या जो कोई भी क्वेरीज हो उसको आप वहां पे राइट डाउन कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले। उसी समय जो सिद्धू आईएएस की तरफ से जो हमने टेलीग्राम का नया चैनल शुरू किया है उस चैनल पे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे, प्लीज उस चैनल को भी आप ज्वाइन कर ले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप सभी से इजाजत चाहता हूँ।